बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। आज पाकिस्तान में बहुत बड़ी ख़बरें हैं। सुप्रीम कोर्ट से जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हुकूमत के ऊपर और हुकूमत को सपोर्ट करने वाले तमाम इदारों के ऊपर आज जवाबी वार किया है। इसके ऊपर बात करेंगे कि अपना और अपने बच्चों का हिसाब तो नहीं देना, लेकिन दूसरों के मामलात में और इस मुल्क के सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव ऑफिस के मामलात में टांग जो अड़ाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या वो अड़ाना बनती भी थी या सिर्फ अपनी जो ज़ाती अना है उसकी तस्कीन के लिए वज़ीर आज़म को नोटिस भेजा गया है, पैमरा को नोटिस भेजा गया है, सुप्रीम कोर्ट बार को भेजा गया है। हर तरफ नोटिस की जो भरमार की गई है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से, इसके ऊपर बात करेंगे कि आखिर वजूहात क्या है कि इस तरह इतने लीथल अंदाज में काजी फ़ाइज़ ईसा ने हुकूमत पर हमला जवाबी वार किया है। इसके अलावा गुफ्तगू करेंगे जनरल आसिम सलीम बाजवा सुबुकदोश हो गए हैं अपनी वजारत से, जो वो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर थे ऑन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। पहले भी उन्होंने ये चीज़ें की थी, इस्तीफ़ा भी दिया था लेकिन वो कबूल नहीं किया गया था। अब उनको सुबुकदोश जो वज़ीर आज़म ने कर दिया है, इसके पीछे क्या वजह है, इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। क्या वजूहात हैं जो वाज़े अंदाज में शहर इक़्तिदार में बताई जा रही हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे आखिर में ये देखेंगे कि हुकूमत ने एक अहम फ़ैसला किया है अपोजिशन के हवाले से फ्री हैंड देने का, कि पाकिस्तान में जहां आप जो करना चाहते हैं करें, और अगर आप इन चीज़ों से हुकूमत को गिरा सकते हैं तो गिरा के दिखाएं। सबसे पहले अगर हम काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की बात करें, एक सादा सा मुकदमा है, उसके अंदर एक साहब हैं अहमद उवैस साहब, वो वकील थे। आज जब केस लगा, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने पूछा कि अहमद उवैस साहब कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि जी वो जो अब एडिशनल एडवोकेट जनरल एजी हैं सूबा पंजाब के, लिहाजा वो इस केस में नहीं आ सके। इसके ऊपर फिर बात हुई कि अच्छा वो यहाँ तो नहीं आ सके, हमें तो टाइम नहीं दे रहे, लेकिन वो जो कन्वेंशन सेंटर के अंदर वो इंसाफ लॉयर्स फोरम का एक बहुत बड़ी तकरीब थी, उसके अंदर तो उन्होंने जाके शिरकत की है अहमद उवैस ने। अब एजी से मामला शुरू हुआ है, बतौर वकील वो नहीं आए, वो वहाँ एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, उसके ऊपर बात शुरू हुई है। और वो होती होती काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उस पूरी डिबेट को घुमाकर वज़ीर आज़म तक ले आए हैं, और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब को ये ज़ेब नहीं देता, वज़ीर आज़म का ये कद काट नहीं है, वज़ीर आज़म साहब बहुत बड़े कद काट के हैं, उनको नहीं चाहिए था कि वो किसी एक जमात के किसी एक फंक्शन में चले जाते। और सरकारी उन्होंने ये कन्वेंशन सेंटर जो है, ये मैं इसको आप बता दूं, ये एक इमारत है जहां पर लोग इसको किराए के ऊपर लेते हैं, रेंट के ऊपर लेते हैं और जाकर अपने प्रोग्राम्स करते हैं। और उन्होंने कहा कि ये सरकारी इमारत है, यहाँ पर होने वाले प्रोग्राम में भी वज़ीर आज़म को शिरकत नहीं करनी चाहिए थी। असल में जो मसला था वो उन्होंने इस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये करेंगे, और आज उन्होंने कर दिया है अपनी तरफ से जो वो कर सकते थे, कि एक चौथी जगह के मामले को, एक वकील के मामले को वज़ीर आज़म के मामले पर ले जाया गया है और फिर नोटिस जारी कर दिया गया है। ऐसे नोटिस जारी किया गया है जैसे ये किसी चोरी की तहकीकात की जा रही हो। इसमें पैमरा को नोटिस भेजा गया है कि उस पूरी तकरीब की जितनी ट्रांसमिशन हुई है, जो रिकॉर्डिंग हुई है, वज़ीर आज़म का खिताब दिया जाए, अली ज़फ़र का खिताब दिया जाए, तमाम लोगों का खिताब पहुँचाया जाए। पैमरा को नोटिस भेजा गया है। फिर बार एसोसिएशंस को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस को नोटिस भेजा गया है कि आप आके बताएं कि इसके ऊपर क्या हो सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को ये मैसेज भेजा गया है, उनको भी नोटिस किया गया है कि आप आकर बताएं कि वज़ीर आज़म के बिहाफ के ऊपर कि क्या चीज़ें हो रही थी और वज़ीर आज़म क्यों गए, और इस केस पर हमारी मुआवनत करें। इसके अलावा कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद को नोटिस भेजा गया है कि आप बताएं किसने ये तकरीब बुक करवाई थी, कब बुक करवाई थी, कितने पैसे दिए थे, पैसे दिए गए या नहीं दिए गए, बिल किसके नाम पर बना, और ये सारी चीज़ें उनसे पूछी गई हैं। और वज़ीर आज़म को भी हिमसेल्फ एक नोटिस भेजा गया है कि आप अपना जवाब दाखिल करवाएं। अब ये तो था काजी फ़ाइज़ ईसा इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। पहले भी वो फैज़ाबाद धरना केस हो या कोई भी केस हो, सिर्फ हुदैबिया के केस पर उनको चीज़ें नज़र नहीं आती, वहाँ वो शहबाज शरीफ समेत पूरी शरीफ फैमिली को मिनटों के अंदर ऐसे चुटकियों में केस ख़त्म कर देते हैं, नल एंड वॉइड कर देते हैं। लेकिन उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से चीज़ें आएँ, जो और चीज़ें आएँ, कोई इस मुल्क के मुक़द्दस और मोहतरम इदारे की तरफ से कोई चीज़ें आएँ, तो उसके ऊपर भी उनकी बहुत ज़्यादा उनको यानी कानून नज़र आ जाता है, चीज़ें नज़र आ जाती हैं।
शहर इक़्तिदार में इसको एक जवाबी वार गर्दाना जा रहा है काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से, क्योंकि जब से हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस भेजे थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तब काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने शरीफ दोस्तों की तरह बजाय जवाब देने के, बजाय मनी ट्रेल देने के, बजाय सबूत देने के उल्टा इल्ज़ामात लगाए थे अटॉर्नी जनरल के ऊपर। उल्टा उन्होंने इस मुल्क के वज़ीर दाखिला के ऊपर इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने जनाबे वाला जिसने उनके हवाले से कुछ मांगा उसके ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, वज़ीर आज़म पर लगाए, सदर मुमलिकत पर लगाए, हर किसी के ऊपर उन्होंने कहा कि ये बददियानती है। दयानतदार सिर्फ कौन है? काजी फ़ाइज़ ईसा, जिनके पास कोई सबूत नहीं है उनकी जदादों का, जो उनकी बेगम ने बाहर ली हुई हैं, और वो कोई स्कूल टीचर थी और वो कहती मैंने वहाँ करोड़ों अरबों रुपए की जायदाद बना ली है। तो ये आज उन्होंने एक जवाबी वार किया है हुकूमत के ऊपर, हुकूमत का साथ देने वाले इदारों के ऊपर। अब देखना यह है कि हुकूमत इसको किस तरह से लेती है, और काजी फ़ाइज़ ईसा की ये जो कोशिश थी आज हुकूमत को, वज़ीर आज़म को बदनाम करने की, ये कहाँ तक पहुँचती है। दूसरी बात जनरल आसिम सलीम बाजवा के हवाले से है। एक मोटा जो बड़ा सवाल है वो यहाँ पर ये है कि क्या अहमद नूरानी की स्टोरी की वजह से आज आसिम सलीम बाजवा साहब सुबुकदोश हुए हैं, उन्होंने अपनी वजारत छोड़ी है, अपना ओहदा छोड़ा है? तो इसका जवाब है नहीं। और इसका सादा सा जवाब ये है कि अगर अहमद नूरानी की स्टोरी की वजह से, या खूनी लिबरल्स के प्रेशर की वजह से, या पाकिस्तान के भगोड़ों जो यहाँ से इश्तिहारी भाग गए हैं उनकी वजह से कोई ऐसी चीज़ होती, तो ये चीज़ें फिर उस वक्त आती जब स्टोरी सामने आई थी। दूसरी जो इसका सबसे अहम पॉइंट है जो हमने समझना है वो ये है कि उनके पास दो अहम ओहदे हैं आसिम सलीम बाजवा के पास। पहला ओहदा जो है, जो बहुत बड़ा ओहदा है इस वक्त चीन के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी है, वो है जो सीपेक अथॉरिटी है उसके वो चेयरमैन है। ये बड़ा ओहदा है उनके पास। सेकेंडली, उनको कुछ अरसे के लिए लाया गया था इस वजारत इत्तलात व नशरियात में एज अ स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, और उनको हेड कर रहे थे, जो उनके बॉस थे वो शिबली फराज साहब थे, जो फेडरल मिनिस्टर हैं इस मिनिस्ट्री के। आसिम सलीम बाजवा को लाया गया था एज अ गुडविल एम्बेसडर, एज अ गुडविल जेस्चर, क्योंकि जो फवाद चौधरी साहब हैं और फिरदौस आशिक अमान साहिबा, इनके मामलात मीडिया के साथ कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, और जब ये सारे मामलात ख़राब हो रहे थे तो उसको बेहतर करने के लिए और मीडिया के साथ मामलात सेट रखने के लिए, और जो एक मीडिया को मैसेज जा रहा था कि शायद हुकूमत हमारे ख़िलाफ़ है या हुकूमत हमारे ख़िलाफ़ इक़दामात कर रही है, उस वो जो शिद्दत थी, नाराज़गी थी, उसको कम करने के लिए आसिम सलीम बाजवा को लाया गया था। और शहर इक़्तिदार में, इस्लामाबाद में, हर बाखबर बंदे को ये पता है कि वो आए ही 4-5 महीने के लिए थे। वो आए हैं, उन्होंने अपना काम किया है, मामलात बेहतर किए हैं, जो चीज़ें रुकी हुई थी वो ख़त्म की हैं, मीडिया की स्ट्रेटजी बनाई है, प्राइम मिनिस्टर को गाइड किया है, और मीडिया के बकाया जात उनको दिलवाए हैं, मीडिया के दोस्तों की मदद की है। और अब तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले कहते थे हमारा प्रोग्राम बंद करवाया है, उनके प्रोग्राम दोबारा शुरू करवाए हैं, और अब वो ये जो ओहदा था प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका, उससे वो सुबुकदोश हुए हैं। लेकिन जो उनका मेन ओहदा है, जो उनका मेन ज़िम्मेदारी है, वो एज अ चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी है, वो जारी रखेंगे। लिहाजा ये चीज़ अब ख़त्म हो जानी चाहिए। जो खूनी लिबरल्स हमारे बिकाऊ सहाफ़ी भी इस बात पे खुश हो रहे हैं कि आसिम बाजवा ने इस्तीफ़ा क्यों दिया है और क्या वो वजह है। अगर अहमद नूरानी की स्टोरी की वजह से ये होता तो फिर उनको जो ज़्यादा मेन ओहदा है, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी, वहाँ से हटाया जाता और वहाँ से वो खुद इस्तीफ़ा देते। लिहाजा ये सिर्फ उनकी जो मसरूफियात हैं, जो उनका कंसर्न था वो सीपेक के हवाले से था। मीडिया में वो कुछ दिनों के लिए आए थे, अपनी ज़िम्मेदारियाँ बेहतर अंदाज में पूरी करने के बाद आज वो सुबुकदोश हुए हैं। वज़ीर आज़म ने कबूल किया है जब उन्होंने ये कहा है कि मैं इस ओहदे को छोड़ना चाहता हूँ, तो वो अब इसको छोड़ के चले गए हैं। लेकिन इसके पीछे कहीं भी पाकिस्तान के खूनी लिबरल्स, उनका प्रेशर या अहमद नूरानी की स्टोरी नहीं है। तीसरी जो अहम टॉपिक है, जो अहम फ़ैसला वज़ीर आज़म ने किया है, वो ये साबित करता है कि वज़ीर आज़म भी और इस मुल्क के तक़द्दुस, इस मुल्क के दिफा के ज़िम्मेदार जो इदारे हैं, तमाम तर इदारे, वो वज़ीर आज़म के साथ खड़े हैं। और परसों भी एक तकरीर हुई थी काकूल के अंदर, जिसमें यह कहा गया था कि मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेंगे। अब
वज़ीर आज़म और पूरी हुकूमत का एतमाद देखने में सामने आया है जब इन्होंने ये फ़ैसला किया है, फ्री हैंड दिया है पूरी की पूरी अपोजिशन को कि आप जो मर्ज़ी करना चाहते हैं आप करें। आप जिस तरीके से जहाँ जो धरने देना चाहते हैं तो आए, हम आपको कंटेनर देंगे। आप जलसे करना चाहते हैं, आप रैलियाँ निकालना चाहते हैं, जो कुछ करना है आप करें। लेकिन अगर आप अपने इन ओछे हथगंडों से और इन चीज़ों से आप ये जो ठोस अपोजिशन है इसके ज़रिए से हुकूमत गिरा सकते हैं तो फिर आप गिराने की कोशिश करें। आप आज़ाद हैं, अगर आप गिरा लेंगे तो आप फिर बहुत बड़ी पावर होंगे, वरना हुकूमत को पता है कि होना इनसे कुछ नहीं है। और शायद ये तो अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर ये पूरा इनका चल रहा है। एतजाज़ एहसन के जिस तरह ताबड़तोड़ हमले नवाज़ शरीफ पर जारी हैं, ख्वाजा आसिफ़ ज़रदारी पर हमले जारी हैं। आसिफ़ अली ज़रदारी भी जवाबन नवाज़ शरीफ पर हमले कर रहे हैं और ख्वाजा आसिफ़ पे कर रहे हैं। तो ये जो दोस्तियां हैं ये आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आती। लेकिन हुकूमत ने बग़ैर किसी प्रेशर में आए हुए, बग़ैर कोई टेंशन लिए हुए फ्री हैंड दिया है तमाम लोगों को, पूरी अपोजिशन को कि पायन तुसी जो करना कर लो, अगर तुसी हुकूमत सुट सकते हो तो आके सुट दो। तो ये थी आज शहर इक़्तिदार की 3 अहम तरीन ख़बरें और उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।